अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात एंड माय फेलो वैल्यू इन्वेस्टर्स। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की और एग्जांपल यूज़ करेंगे पाकिस्तान का नया नंबर 1 बैंक जिसने सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स जो है बैंकिंग सेक्टर में एक्यूमुलेट कर लिए हैं और पिछले कुछ सालों की बहुत अमेजिंग सक्सेस स्टोरी भी है यूबीएल बैंक। और यूबीएल बैंक के मोड को समझते हुए इसके साथ साथ इसकी जो पूरी जर्नी है और आगे की आउटलुक कैसी है, क्योंकि अब पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल हर किसी के माइंड में यही है कि अब जिस प्राइस पे यूपीएल आ गया है तो अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या मुझे उसी तरह की ग्रोथ मिलेगी अगले 2-3 सालों में। सो इस इम्पॉर्टेंट सवाल को एक पूरे फ्रेमवर्क के साथ कि बुल मार्केट में एवरेज इंडेक्स का रिटर्न कितना आ रहा होता है और उसको अगर यूबीएल ने बीट करना है तो अगले 1-2-3 सालों में यूबीएल को किस प्राइस तक जाना होगा और क्या उसके अंदर वो कैपेसिटी है, कितनी डिपॉजिट ग्रोथ चाहिए होगी उस सब को करने के लिए, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। फिर इसके साथ साथ आपने सुना होगा कि यूबीएल ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 10,000 अरब रुपए के कर्जे जो हैं वो ओएमओस के थ्रू दिए हुए हैं। हालांकि जितने भी बाकी बैंक हैं वो शायद 3,000, 4,000, मैक्सिमम 5,000 अरब के कर्जे शायद दिए हों। तो इसके पीछे यूबीएल की क्या स्ट्रैटेजी है? पहले तो जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे तो यूबीएल ने ये कर्जा देके वन टाइम एक बहुत बड़ा गेन कमाया, बट अब तो इंटरेस्ट रेट जो है स्टेबलाइज हो गए हैं। तो इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बोरिंग करने के पीछे लॉजिक क्या है और इससे बैंक जो है एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है हर साल, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर अभी लेटेस्ट जो यूबीएल ने रिजल्ट अनाउंस किया है उसके अंदर कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट्स भी अनाउंस की हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में और एक एग्री रिलेटेड बैंक खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी। ये इन्वेस्टमेंट्स बैंक के लिए न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट कर सकती हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो पूरा मिडिल ईस्ट का एक क्राइसिस चल रहा है, यूबीएल ने काफ़ी ज़्यादा लोन्स जो है मिडिल ईस्ट में भी दिए हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट और रिस्क बैंक की बैलेंस शीट पर क्या हो सकता है ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना उसके बारे में मैं अपने थॉट्स शेयर करता हूँ। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस यूबीएल बैंक ने पिछले कुछ सालों में पीएसएक्स में शो की है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इसमें साथ साथ ये भी देख रहे होते हैं कि मैनेजमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसके शेयर्स खरीद रही है। इवन इस प्राइस पे भी जब ऑलमोस्ट 500 रुपये का शेयर हो गया है तो हमें इसमें अब इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। और इसके लिए मेरे हिसाब से सोचने का तरीका ये होगा कि आप सोचें अगर मैं आज इस प्राइस पे यूबीएल बैंक में इन्वेस्ट करता हूँ तो फिर आगे वाले सालों में मुझे कितने रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं। तो अगर हम सोचें कि ये बुल मार्केट अगले 2-2.5 साल कंटिन्यू रहती है तो हमारा जो पीएसएक्स का डेटा है वो हमें शो करता है कि जो बुल मार्केट के ईयर्स होते हैं जैसे कि 2009 से लेके 2017 तक और उसके साथ साथ 1999 से लेके 2007 तक, तो इन सालों में जो एवरेज रिटर्न है इंडेक्स का वो तकरीबन 35% है। तो अगर आज मैं एक कंपनी में कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इंडेक्स को छोड़ के, तो ऑब्वियसली मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंडेक्स से ज़्यादा मुझे रिटर्न मिले डिविडेंड के तौर पे, कैपिटल गेन के तौर पे, तो फिर ही मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। अगर हम एक 2.5 साल का रोड मैप बनाएं तो 35% अगर आप कमाते हैं हर साल 2.5 साल के लिए तो ये ऑलमोस्ट डबल आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। क्योंकि पहले 100 रुपये जो हैं वो तकरीबन 135 होंगे, फिर जब वो कंपाउंड होंगे तो वो 170 नहीं होंगे, वो तकरीबन 180 होंगे, और फिर जो आधा साल आखिरी रह जाता है उसमें आप जो है तकरीबन 200 रुपये के आसपास पहुंच जाएंगे। तो जो लोग आजकल सोच रहे हैं कि मैं यूबीएल में इन्वेस्ट करूं और आज शेयर तकरीबन 475 के करीब है, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं अगर वो नहीं सोच रहे तो सोचना चाहिए कि ये शेयर जो है टोटल कोई 950-1,000 तक जाए मिनिमम, ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है इसमें मुझे इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न मिले। क्योंकि आपको पता है इंडेक्स का जो रिटर्न होता है उसमें आपने डाइवर्सिफिकेशन की होती है और ऑब्वियसली एक कंपनी के मुकाबले में अगर आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया हो तो आपका रिस्क जो है थोड़ा सा कम होता है। तो हमने क्या किया कि एक ऐसा रोड मैप बनाया जिसके अंदर 2.5 साल बाद अगर यूबीएल को 1,000 रुपये पर शेयर के अराउंड ट्रेड करना होगा तो यूबीएल के प्रॉफिट्स जो है तकरीबन कितने होंगे। और ऑब्वियसली प्रॉफिट्स का बहुत ज़्यादा दारोमदार जो है वो डिपॉजिट्स पे होता है। तो जिस स्पीड से बैंक के अंदर डिपॉजिट्स आ रहे हैं, किस स्पीड से उनको कंटिन्यू रहना होगा ताकि ये जो टारगेट है 1,000 पर शेयर की प्राइस ये 2.5 साल बाद अचीव हो सकती है। इसकी थोड़ी सी बैकवर्ड वर्किंग करते हैं। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो कौन सा डिपॉजिट का टोटल नंबर है जो यूबीएल को अप्रॉक्सीमेटली अचीव करना होगा 2.5 साल बाद, जिससे उसके प्रॉफिट्स जो हैं इतने हो जाएंगे और जो बुल मार्केट में पी रेशो चल रहे होते हैं उसके हिसाब से इसका जो शेयर है वो 1,000 रुपये पे ट्रेड होने के चांसेस हैं।
और फिर जब हमारे पास वो नंबर आ जाएगा, फिर हम उसको देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों से जिस स्पीड से डिपॉजिट ग्रोथ हो रही है, और इसके अंदर मैं आपको एक बड़ी इनसाइट भी बताऊंगा। जितनी डिपॉजिट ग्रोथ लग रही है यूबीएल की, उसके अंदर एक कैच भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो हर नंबर को गौर से देखते हैं, उसके पीछे क्या स्टोरी होती है, आगे वो कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा सोचें कि आज से 2.5 साल बाद जो है हमारे इंटरेस्ट रेट जो हैं वो 9% तक आ जाते हैं, और हम यूबीएल के करंट अकाउंट्स जो हैं उसको 50% पे अज्यूम कर लें, तो फिर हमारे पास एक बैकवर्ड वर्किंग करने से एक नंबर आ जाता है कि डिपॉजिट्स जो हैं उसको कोई 10,000 अरब रुपए के आसपास पहुंचना होगा, ताकि यूबीएल जो है वो प्रॉफिट्स जो कमा रहा हो पर शेयर के हिसाब से वो कोई 85 से 90 रुपीज़ की रेंज में हो। और हिस्टोरिकली हमें मार्केट शो करती है कि यूबीएल का जो पी रेशो है वो बुल मार्केट में 11-12 के आसपास चला जाता है। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हुए हम लोग, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग 10 to 11 का पी रेशो अज्यूम करेंगे, जिससे जो शेयर प्राइस है वो 900 के आसपास जाने के अच्छे चांसेस होंगे अगर हम ये डिपॉजिट्स अचीव कर लेते हैं, ये प्रॉफिट्स अचीव कर लेते हैं। और उसके साथ साथ ये जो पूरे 2.5 साल की जर्नी होगी उसमें यूबीएल जैसे हर क्वार्टर में 8 रुपये डिविडेंड दे रहा है, हो सकता है 1-2 साल बाद ये थोड़ा सा इंक्रीज़ भी हो जाए। तो इस पूरे टाइम में जो हमारे पास तकरीबन 70-80 रुपये के डिविडेंड्स आएंगे और उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे, तो तकरीबन 100 रुपीज़ की वैल्यू वहाँ से भी जनरेट हो जाएगी। और जो हमारा कंबाइंड टारगेट था 1000 पर शेयर की प्राइस, वो हम अचीव कर पाएंगे। तो ये देखें, हमने एक पूरा फ्रेमवर्क बना लिया कि इंस्टेड ऑफ हर वक्त सोचते रहना अगला रिजल्ट कैसा आ रहा है, अगला डिविडेंड इंक्रीज़ होगा कि नहीं होगा, और दूसरे लोग बाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमने एक सोच लिया कि अगर बैंक इस प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंच सकता है 2.5 साल में, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि शेयर भी जो है वो 1000 के आसपास हो सकता है, कीपिंग इन माइंड बुल मार्केट फ्रेमवर्क जो है वो ऑन रहे, क्योंकि पी रेशो भी हमें जो 10-11 का चाहिए वो बुल मार्केट में ही मिलता है। और हमने बैकवर्ड वर्किंग से वो डिपॉजिट का नंबर भी निकाल लिया, जो कि अगर हमने अचीव कर लिया तो फिर ये टारगेट अचीव हो सकता है। अब आज जो है यूबीएल जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है उसमें इनके डिपॉजिट्स ऑलरेडी 6000 अरब तक पहुंच गए हैं। अब 2.5 सालों में अगर इन्होंने 10,000 अरब तक पहुंचना है, तो इसके लिए पर ईयर तकरीबन 22 से 25% की ग्रोथ चाहिए होगी। और हमारी जो बैंकिंग सेक्टर की नेचुरल ग्रोथ होती है, जो कि एक तरह से मनी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही होती है, वो तकरीबन 15 से 17% की रेंज में होती है। सो यूबीएल को जो है बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले में ज़्यादा डिपॉजिट्स की ग्रोथ जो है वो करनी होगी, बट ये वो करते हुए भी आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो ये पॉसिबल है फ्यूचर में अचीव करना। अगर हम यूबीएल के डिपॉजिट के नंबर देखें तो जून 2024 के आखिर में इनके जो टोटल डिपॉजिट्स थे वो तकरीबन 3 ट्रिलियन थे, और अब ये 6 ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं। यानी कि 2 सालों में डबल हो गए हैं डिपॉजिट्स, यानी कि 40% पर ईयर ग्रोथ। लेकिन इसके अंदर भी एक कैच है, बैंकों में 2 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, एक लोकल डिपॉजिट्स, एक फॉरेन डिपॉजिट्स। और पिछले 2 सालों में यूबीएल में जो फॉरेन डिपॉजिट्स, यानी कि जैसे आप देखते होंगे लोगों ने बैंकों में डॉलर के अकाउंट भी खुलवाए होते हैं, उन डिपॉजिट्स में जो ग्रोथ आ रही है उसकी परसेंटेज लोकल डिपॉजिट से ज़्यादा है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोकल डिपॉजिट्स होते हैं, अगर उसमें किसी ने करंट अकाउंट खुलवाया हो तो आपको 0% रिटर्न देना होता है, और आप जो रिटर्न कमा रहे होते हैं वो तकरीबन 12% के आसपास होता है। लेकिन वही अगर डॉलर डिपॉजिट होगा तो डॉलर डिपॉजिट में आप जो लोन दे रहे होते हैं, जैसे कुछ कंपनीज़ लोन ले लेती हैं जो बाहर से एलसीज़ खोलती हैं, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर रिफाइनरीज़ और ओएमसीज़ के अंदर जो है डॉलर लेंडिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। उसके अंदर जो आप ज़्यादा लेंडिंग कर रहे होते हैं वो तकरीबन 6%, 6.5% के आसपास हो रही होती है। तो इसमें जो आपका नेट स्प्रेड होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता जितना लोकल डिपॉजिट्स में होता है। तो क्योंकि जून 2026 का अभी तक लेटेस्ट नंबर्स ब्रेकडाउन ऑफ डिपॉजिट्स नहीं आया, अगर हम मार्च 2026 के नंबर देखें तो ऊपर से आपको लगता है कि जो टोटल करंट अकाउंट्स की परसेंटेज है वो 55% पे चली गई है। लेकिन अगर हम सिर्फ लोकल डिपॉजिट्स पे फोकस करें तो ये 50% से भी कम है। इसी वजह से हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं 2.5 साल बाद की, उसमें हमने अज्यूम किया है कि जो करंट अकाउंट की परसेंटेज है वो 50% के आसपास होगी। क्योंकि आज तक इंडस्ट्री में बेस्ट एग्जाम्पल भी जो है ऐसे बैंक की जो 20-25% से अपनी डिपॉजिट ग्रोथ भी कर रहा है और उसने हाई करंट अकाउंट परसेंटेज भी मेंटेन की हुई है, उसकी लिमिट हमने 50% के आसपास ही देखी है। तो वैल्यू इन्वेस्टर जो है ना हमेशा ऐसी अजम्पशन ही लेते हैं जो आज तक उन्होंने देखा हो, यानी कि थोड़े से कंजर्वेटिव रहते हैं। और अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं और आपका एम है कि अगले 2.5 साल अगर बुल मार्केट कंटिन्यू रहती है और इंडेक्स ने तकरीबन जो है वो
PSX के इंडेक्स ने डबल हो जाना है, मैं कोई ऐसी कंपनी ढूंढूं जो कि मुझे कोई 3 टाइम्स रिटर्न दे, कोई बेहतर कंपनी ढूंढूं। और अगर आपको लगता है यूबीएल वो कंपनी है, तो फिर एक तरह से आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो डिपॉजिट्स हैं वो 10,000 अरब के बजाय कोई 13-14 हज़ार अरब तक जाएंगे, तो फिर ये माइलस्टोन जो है वो अचीव हो सकता है। यानी कि जब डिपॉजिट्स जो हैं 13,000-14,000 अरब तक पहुंच जाएंगे, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली कंपनी की जो अर्निंग्स होंगी वो 120-125 रुपीज़ पर शेयर होंगी, और जो शेयर की प्राइस चल रही होगी वो कोई 1200-1300 के आसपास होगी। फिर आपने वो पूरा जो अपना टारगेट है 3x इन 2.5 ईयर्स एक ऐसी कंपनी ढूंढना जो इंडेक्स को भी बीट करे, वो अचीव कर लिया होगा। और वो अचीव करने के लिए आपकी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 6,000 अरब से अगर उसको 14,000 अरब तक जाना है, तो ये तो 2.5 साल में डबल से भी ज़्यादा है, और ये थोड़ा सा अनअचीवेबल लगता है। क्योंकि जब आप एक नंबर 1 बैंक बन जाते हैं, तो आप इंडस्ट्री के जो डिपॉजिट्स हैं उसका ऑलमोस्ट 20% जो है आपके पास ऑलरेडी है, तो उसके बाद फिर एक बहुत हाई परसेंटेज पे ग्रो करना, 2 साल में डबल करना डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आपने सुना होगा कि यूबीएल का बहुत ज़्यादा फोकस है डिपॉजिट्स इंक्रीज करने पे, करंट अकाउंट्स इंप्रूव करने पे, और इसके लिए आपने एक रिसेंट आर्टिकल भी पढ़ा होगा जिसमें बैंक जो है अपने सारे रीजनल मैनेजर्स को जो एक पर्टिकुलर टारगेट ऑफ करंट अकाउंट्स जो है वो अचीव करती है, उसको LC300 एक इंसेंटिव के तौर पे दे रहे हैं। सो यहाँ दोस्तों मैंने अपने थॉट्स शेयर किए कि अगर कोई आज यूबीएल में इन्वेस्ट कर रहा है, तो बैक ऑफ द माइंड उसके क्या थिंकिंग चल रही होगी, स्पेशली अगर वो मार्केट को बीट करना चाहता है। अब आपने सुना होगा कि यूबीएल ने ऑलमोस्ट 10,000 अरब रुपए जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोन दिया हुआ है, और इस लोन की वजह से ठीक ठाक वो कमा रहे हैं। इसके पीछे बैंक की क्या स्ट्रेटेजी है, ये मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे, तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें, और हम आपको रीच आउट करेंगे। आज से कुछ साल पहले IMF ने पाकिस्तान पे एक कंडीशन लगाई कि आप स्टेट बैंक से जो है डायरेक्टली बोरो नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इवन दो अब हमारे जो लोन्स हैं कंपेयर टू GDP उसकी परसेंटेज नीचे आ रही है, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है लोन्स की, तो फिर वो उसको इनडायरेक्टली फुलफिल करते हैं। स्टेट बैंक जो है OMOs करके, यानी कि जो भी उस वक्त कायबोर चल रहा होता है उसके आसपास बैंकों को उस रेट पे कर्जा दे देते हैं, और वही बैंक जो है अपना थोड़ा सा परसेंटेज रख के आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे देते हैं। तो 2024 में तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट शुरू में 19% के आसपास थे, यूबीएल ने बहुत ज़्यादा कर्जा जो है स्टेट बैंक से लिया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 1 साल और 2 साल के जो कर्जे होते हैं जिसका रेट 18-19% के आसपास था उस पर दे दिया, और आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट नीचे आते रहे। यानी कि उन्होंने जो स्टेट बैंक को इंटरेस्ट देना था वो कम होता गया, लेकिन जो वो गवर्नमेंट से अर्न कर रहे थे वो स्टेबल रहा 19-18% के आसपास। तो उस साल में तो यूबीएल ने बहुत ज़्यादा OMOs के थ्रू कमाया। लेकिन अब जो बैंक की स्ट्रैटेजी है उसमें मेन फोकस ये है, जो चंक ऑफ 10,000 अरब है वो लॉन्ग टर्म PIBs में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोन्स दिए हुए हैं। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉन्ग टर्म PIBs फ्लोटर बैंक्स के थ्रू जो है पैसा रेज करती है, इसकी जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मोस्टली काइबोर 6 मंथ्स प्लस 75 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 6 मंथ काइबोर प्लस 0.75% के आसपास होता है। और अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो तो हर 6 महीने बाद इसकी रीप्राइसिंग भी हो जाती है। सो अगर कंक्लूड करें इस पूरी स्ट्रैटेजी से, गोइंग फॉरवर्ड जो यूबीएल अर्न करेगा मोस्ट प्रॉब्ली वो सिर्फ वो 75 बेसिस पॉइंट्स ही अर्न करेगा, क्योंकि जो 6 मंथ काइबोर का रेट है वो तो मोर और लेस OMOs की कॉस्ट भी होती है। लेकिन क्योंकि ये जो अमाउंट है ये कोई तकरीबन 6,000 अरब से लेके 7,000 अरब तक चली जाती है, तो उस पर अगर आप 0.75% भी कमाएं
तो ये साल के तकरीबन 50 अरब रुपए बन जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर पे ऑलमोस्ट 50% का टैक्स रेट भी है, तो आफ्टर टैक्स इस पूरी स्ट्रेटजी से जो आप अर्न करते हैं यूबीएल में वो बन जाता है तकरीबन 25 बिलियन रुपीस, और पर शेयर बेसिस पे ये तकरीबन 10 रुपये बन जाते हैं जो हर साल अर्निंग्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेमिटेंसेस लाने के लिए जो बैंकिंग सेक्टर को इंसेंटिव देती थी वो डिसकंटिन्यू कर दिया है इस साल से, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अब बैंक्स जो हैं ये जो सारी कॉस्ट है खुद जो है वो बेयर करेंगे। सो अगर हम यूबीएल की एनुअल रिपोर्ट 2025 गौर से पढ़ें तो 2025 में इस इंसेंटिव के अंदर बैंक को 3.5 बिलियन रुपीस जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिसीव हुए थे। सो अगर गोइंग फॉरवर्ड ये इंसेंटिव जो है पूरा डिसकंटिन्यू हो जाता है तो आफ्टर टैक्स बेसिस पे अर्निंग्स का इसका इम्पैक्ट जो है अराउंड 1 रुपीज़ पर शेयर बन जाएगा, जो कि ऑब्वियसली इतनी कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं है। और इसी के साथ साथ एक और रिस्क की बात कर लेते हैं जो ज़्यादातर लोग सोचते रहते हैं व्हेन इन्वेस्टिंग इन यूबीएल, और वो ये है कि यूबीएल बैंक ने ऑलमोस्ट 400 से 500 अरब रुपए का एक्सपोजर लिया हुआ है मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अगर गलत डायरेक्शन में जाती है तो ये लोन्स जो हैं ये नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो जो कि हिस्ट्री में हुआ है उसको भी अगर देख लें, जो कि 2007 से लेके 2010 तक का जो दुबई का रियल एस्टेट क्राइसिस था, उसमें जो यूएई के बैंक्स थे उनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम अराउंड 10% के अराउंड गई थी। तो अगर हम इतना बुरा क्राइसिस अज्यूम कर भी लें, और ऑब्वियसली ये जो लोन्स हैं ये सारे यूएई दुबई में नहीं होंगे, दूसरे मिडिल ईस्ट के इलाकों में भी होंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हुए अगर हम 10% एनपीएल्स अज्यूम कर भी लें तो वो जो 40 बिलियन की अमाउंट है अगर उसको आफ्टर टैक्स बेसिस पे देखें तो जो बैंक पे इम्पैक्ट होगा 20 बिलियन रुपीज़ का, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यूबीएल बैंक का मार्केट कैप जो है 1000 अरब रुपए से भी ज़्यादा है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस क्राइसिस का जो इम्पैक्ट हो सकता है एनपीएल्स पे, मेरे हिसाब से आफ्टर टैक्स बेसिस पे वो सिर्फ 20 अरब रुपए है। तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में ऐसी चीज़ें जो हैं प्राइस पे प्रेशर क्रिएट करती हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यूबीएल बैंक की जो असल अर्निंग है वो आती है पाकिस्तान के अंदर जो इनके पास करंट अकाउंट्स हैं, और फिर वही सारे डिपॉजिट्स जो हैं वो आप जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और लोकल बिजनेसेस को कर्जे पे देते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो असल अर्निंग है बैंक की। और अब बात कर लेते हैं 3 न्यू इन्वेस्टमेंट्स जो बैंक ने अनाउंस की हैं रीसेंट रिजल्ट के साथ, और देखते हैं कि ये किस तरीके से बैंक की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। बैंक ने अनाउंस किया है कि वो एक यूनिवर्सिटी बिल्ड करेंगे पाकिस्तान में, तो ये तो एक प्योर CSR एक्टिविटी है सोसाइटी को वापस पे बैक करने के लिए, सो इसका तो कोई ख़ास अर्निंग्स ग्रोथ पे इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर दूसरी जो 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं, और ये कंबाइंड तकरीबन 30 बिलियन रुपीज़ बन जाती हैं, जिसमें से 8 बिलियन जो है वो कुछ ऐसी टेक्निक्स और टूल्स डेवलप करना, क्योंकि फिनटेक का अब ज़माना है, कोई ऐसे टूल्स डेवलप करना जिसके थ्रू आप एग्रीकल्चर में जो लोन्स देते हैं वो बेहतर तरीके से ट्रैक हो सकें। और जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है वो 22 बिलियन रुपीज़ की है इन खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक। इस बैंक के अंदर यूबीएल ऑलरेडी एक पार्टनर है, और अब जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इनकी जो परसेंटेज स्टेक जो इनकी पार्टनरशिप थी उस बैंक में वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इस इन्वेस्टमेंट के पीछे जो थीम है वो ये है, जैसे आपने देखा होगा कि IMF प्रोग्राम में एक ये कंडीशन भी है कि जितने भी अंडर फाइनेंस्ड बैंक्स हैं जिनके पुराने सालों में लॉसेस हो चुके हैं या बहुत छोटे बैंक हैं, उनको आप जो है वेल कैपिटलाइज्ड करें। तो यूबीएल ने ऑलरेडी समिट बैंक जो है उसकी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट की थी, फिर फर्स्ट वुमेन बैंक की आपने प्राइवेटाइजेशन भी देखी जिसमें न्यू ओनर्स आए, और अब खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक जिसकी लेटेस्ट अकाउंट्स के मुताबिक जो बुक वैल्यू है वो -16 बिलियन है। तो जब इसमें यूबीएल 22 बिलियन इंजेक्ट करेगा तो इसकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो 5 बिलियन क्रॉस कर जाएगी, जो कि पाकिस्तान में एक बैंकिंग कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं इस बारे में सोच रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो ये है कि एग्रीकल्चर को रीवैम्प करना पाकिस्तान में एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और इस पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड बनाना ताकि बैंक्स जो हैं अच्छे तरीके से लोन्स दे सकें। अभी तो आपने देखा होगा 3 ही बड़े बैंक हैं जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में फाइनेंसिंग करते हैं, HBL, बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक, और उसमें से 2 बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं। और साथ साथ आप ये भी देखें कि पाकिस्तान में जो फ्लड्स आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, और ये जो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक था 2022 तक इसकी इक्विटी जो थी वो +5 बिलियन थी, लेकिन फिर इतने ज़्यादा लॉसेज हुए पिछले सालों में कि वो -16 बिलियन तक चली गई।
सो इस पूरी इन्वेस्टमेंट में और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री है उसके अंदर यूबीएल को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और एक पूरी नई तरीके के सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप करने होंगे ताकि ये इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म में एक अर्निंग कंट्रीब्यूटर जो है बैंक के लिए बन सके। और आई थिंक बड़े बैंक्स अगर इस पूरे सेक्टर में जो है एंटर करेंगे तो फिर ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकॉनमी जो है उसको इम्प्रूव करने में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स डिलीवर करने में और फ्यूचर में जाके पूरा इंश्योरेंस का सिस्टम जो है वो क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और आई थिंक ये जो 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं इससे जो लोगों के एक माइंड में बना हुआ था कि यूबीएल के प्रॉफिट्स अच्छे इंक्रीज हो रहे हैं और अब शायद ये डिविडेंड जो है 8 से बढ़ा के 10 रुपये पर क्वार्टर कर दें, मेरे हिसाब से उसकी थोड़ी सी जो लाइक्लीहुड है वो थोड़ी सी कम हो गई है और शायद नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में इन्वेस्टर्स को 8 रुपीज़ का डिविडेंड ही जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए। और यहाँ मैं क्लियर करता जाऊँ, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और दोस्तों फाइनली मैं आपसे ये थॉट शेयर करता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग सोचते रहते हैं, इवन दो इसके चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं, कि अगर इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो गया तो फिर उससे जो यूबीएल की बैलेंस शीट है या जो अर्निंग्स हैं वो रिड्यूस होने के जो चांसेस हैं उस पर बैंक की क्या स्ट्रैटेजी है। तो अब जो है आपने स्टॉक मार्केट का हैट जो है ना वो उतार के एक बैंकर का हैट पहन लेना है और आपने सोचना है कि मेरे पास डिपॉजिट्स हैं और मैं लोन्स दे रहा हूँ। अब मैंने अगर उनको मैच करना है इस तरीके से कि मेरी जो अर्निंग्स हैं हर साल की वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक तरफ आपके पास डिपॉजिट्स हैं जिस पे आपको ज़ीरो रिटर्न देना है। आप उस अमाउंट, उसमें जितने भी डिपॉजिट्स हों 2000 अरब के हों 2500 अरब के हों, उसको आप मैच करेंगे फिक्स्ड रेट PIBs पे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर होंगे करंट अकाउंट के जो डिपॉजिट्स हैं उनकी कॉस्ट में भी चेंज नहीं आएगा और जो फिक्स्ड PIBs आपने लिए हुए हैं उस पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि आपका जो मार्जिन होगा उस पर्टिकुलर डिपॉजिट्स पे वो सेम रहेगा। ये बैंक ने बहुत हद तक अचीव कर लिया है। दोनों इस तरह के जो डिपॉजिट्स हैं यानी कि फिक्स्ड करंट अकाउंट्स और फिक्स्ड PIBs, उसकी अमाउंट 2.5 ट्रिलियन के आसपास है। फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी OMOs वाली जो अमाउंट है जो आपने स्टेट बैंक से बोरो किए होते हैं उसको मैच करते हैं लॉन्ग टर्म PIB फ्लोटर्स से, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुए तो जो आपके लॉन्ग टर्म PIB फ्लोटर्स हैं वो भी 6 महीने बाद रीप्राइस हो जाएंगे और जो OMOs की कॉस्ट होती है वो वैसे ही इंटरेस्ट रेट या काइबोर के आसपास होती है। तो इसमें थोड़ा सा गैप होता है 6 महीने का जिसमें फ्लोटर PIBs जो है रीप्राइस होते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल 2 साल के लिए सोचें तो ये दोनों चीज़ें भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने से उनके बीच में जो स्प्रेड होता है वो मोर और लेस कॉन्स्टेंट रहता है। सो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी है जो बैंक की मैनेजमेंट फॉलो कर रही है, ताकि अगर कुछ इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड शॉक आए भी तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बैंक की बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। सो ये थी दोस्तों एक डीप डाइव इनटू यूबीएल। इसमें मैंने थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो यूज़ की अपने वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि किसी भी बैंक का जब रिजल्ट आता है तो उसको हम किस तरीके से रिव्यू करते हैं, उसमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, वैल्यू इन्वेस्टर्स किस फ्रेमवर्क से सोचते हैं और कितनी लेवल ऑफ डिटेल में जाके जो है ये फैसले लिए जाते हैं कि एक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स और कंपनीज़ को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें वंस एंड फॉर ऑल, तो हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6.0 और एजुकेशनल मटेरियल को ज़रूर एक्सप्लोर करें, जहां मैं आपको रियल वर्ल्ड के स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि हम क्वालिटी बिजनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और हर बिजनेस साइकिल में नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी का एक ही असूल है, इंसान चाहे जितना भी कमा ले, जब तक वो एसेट्स क्रिएट ना करे तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और एसेट्स बनाने का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ इन्वेस्टमेंट की आदत को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेना। सी यू इनसाइड। तो दोस्तों ये थी वीडियो रिलेटेड टू पाकिस्तान नंबर 1 बैंक UBL। और अगर आप पाकिस्तान के नंबर 1 इस्लामिक बैंक के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, मिज़ान बैंक के बारे में, तो ये वीडियो चेक करें। अपना बहुत ख्याल रखें और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान नजम। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।